हाँ जी, अभी हम लोग अपना आखिरी मुद्दा, इस चैप्टर का जो आखिरी मुद्दा है और सबसे आईएमपी कह सकते हो आप, क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि आर्थिक विकास के निर्देशक जो भी हैं वो 4 हैं। पहला था राष्ट्रीय आय, दूसरा था प्रति व्यक्ति आय, और तीसरा आपने अभी भी पढ़ा वो है PQLI। और इन तीनों की तुलना में जो बेस्ट है, जो बेहतर है अभी तक का, वो है HDI। आपके ऊपर यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है HDI चौथा, जिसको हम कहते हैं मानव विकास आंक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और शॉर्ट में कहते हैं HDI। ये सारे फुल फॉर्म याद करते रहना, PQLI, HDI, बाल मृत्यु दर की व्याख्या, ये सब याद करते रहना आप लोग। तो अब हम लोग मानव विकास अंक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कि मानव विकास अंक जो है वो कहाँ से अस्तित्व में आया, किसने इसकी शुरुआत की, तो वो चीज़ आप ध्यान से समझेंगे। अब मानव विकास अंक जो है आर्थिक विकास मापने का सबसे श्रेष्ठ निर्देशक कोई अगर है तो वो है मानव विकास अंक। ये श्रेष्ठ कब तक का है? जब तक मैं बोल रहा हूँ तब तक का है, या किताब में छपा है तब तक का है। नई खोज अगर हुई, कोई अच्छा निर्देशक आया तो ये बदल भी सकता है। अगला, सबसे पहले आर्थिक विकास के इस निर्देशक का उपयोग कहाँ पे हुआ था? तो सर्वप्रथम 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको इंग्लिश में कहा गया यूनाइटेड, थोड़ी स्पेलिंग गलत है यूनाइटेड की, इसको चेंज कर लेना, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको कहते हैं UNDP में प्रस्तुत किया गया, और जिसको HDR, उसकी जो रिपोर्ट थी, एक जो रिपोर्ट थी, अहवाल था, उसमें HDI का ख्याल था। तो HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो था, उसके अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में ख्याल सबसे पहले प्रस्तुत किया गया, और उसको फिर कई देशों ने स्वीकार भी किया, और फिर धीरे धीरे इसके ऊपर हमने काम किया। इसमें भी एक सुधार भी किया गया, कुछ कमियां जो थी वो दूर की गई। तो उस कमी के बारे में अगर बात करें तो वो समय था वर्ष 2010 का। वर्ष 2010 में, लगभग 20 साल बाद, HDI में जो कमियां थी उसको दूर करके इसमें सुधार किया गया। अब HDI के अंदर कौन कौन सी चीज़ों का समावेश किया गया था, कौन कौन सी 3 चीज़ें खास तौर से थी? 3 चीज़ें इसमें भी थी, जैसे वहाँ 3 चीज़ें, वैसे यहाँ पे भी 3 चीज़ें। वहाँ मतलब PQLI में 3 है और HDI में भी 3 है, और लगभग मिलते जुलते भी हैं, इसलिए खास ध्यान रखिएगा, कई बार कन्फ्यूज़न बढ़ जाता है, तो खास वो ध्यान रखिएगा आप लोग। ये आपके किताब में से फिर से लिया गया। ये जो आपको दिख रहा है ग्राफ, जब भी HDI के बारे में पूछा जाएगा तो आपको ये ग्राफ बनाना है, और इस ग्राफ के अंदर जो व्याख्याएं लिखी गई हैं उनको भी दर्शाना है। अपेक्षित आयुष्य जो है उसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, वो यहाँ पर रिपीट हो रहा है। साक्षरता के बारे में हम बात कर चुके हैं, वो यहाँ रिपीट हो रहा है, पर उसमें कुछ नई और चीज़ों को जोड़ा गया है। नई चीज़ें कौन सी हैं वो आपको दिख रही है। स्कूलिंग का औसत वर्ष, और स्कूलिंग जो है बच्चों की कितने साल तक वो पढ़ते हैं, उसके बारे में बात किया गया है। और बात की गई है ऊंचा जीवन स्तर की, लिविंग स्टैंडर्ड ऊंचा। आप अच्छा जीवन कब जिएंगे? जब अच्छा भोजन खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा जीवन और जो सुविधाएं, सैनिटेशन की बात करेंगे, अच्छी हेल्थ की सुविधाएं आपको मिलेंगी, तब आपका जीवन अच्छा है। ऐसा अच्छे मकानों में रहेंगे तब आपका जीवन अच्छा है, ऐसा आप कह सकते हो। तो देश के अंदर ये तीनों चीज़ें बढ़नी चाहिए। अपेक्षित आयुष्य बढ़ना चाहिए, साक्षरता का दर बढ़ना चाहिए, और लोगों का जो जीवन स्तर है वो ऊंचा जाना चाहिए। तब आप कह पाओगे कि विकास हुआ है। तो इन तीनों को मिला करके एक इंडेक्स बनता है जिसका नाम है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब उसके ऊपर पहुंच रहे हैं हम लोग, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर, और ये तीनों चीज़ें आपको फिर से बताई गई है। अपेक्षित आयुष्य के बारे में यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि उसके बारे में हम थोड़ी देर पहले ही चर्चा कर चुके हैं, इसके पहले वाला जो है उसके अंदर। नेक्स्ट जो था, नेक्स्ट है साक्षरता। तो वो साक्षरता की कई भिन्न भिन्न व्याख्या हैं। भारत के अंदर 7 साल की व्याख्या आती थी, लेकिन आजकल जो सर्व स्वीकार व्याख्या है वो है 15 वर्ष। 15 वर्ष से अधिक उम्र का बालक अगर एक भाषा लिख पढ़ सकता हो तो वो साक्षर कहलाता है। तो 15 वर्ष की बात को ध्यान रखा गया। और यहाँ पे जो जोड़ दिया गया,
यहाँ पे जो जोड़ दिया गया कि बच्चा स्कूलिंग करता हुआ होना चाहिए, स्कूल रेगुलर जाता रहे वो होना चाहिए, और कितने साल तक लोग स्कूल में अपना समय बिताते हैं प्राइमरी एजुकेशन में या उससे आगे, तो उसका औसत वर्ष यहाँ पर ध्यान देते हैं। तो स्कूलिंग जो है उसका औसत वर्ष जो है उस पर भी यहाँ पर जोड़ दिया गया है HDI के अंदर, जो अच्छी बात है। और तीसरी बात है कि चाहे शिक्षा पे कितना भी जोड़ दो, जीवन जो है वो भोजन से चलता है, पानी से चलता है, वो ज़रूरी है। तो जीवन स्तर अर्थात प्राप्त सुविधाएं जो है वो बेहतर हो, साफ़ सुथरा पानी हो, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं हो, सैनिटेशन, ये एक IMP टॉपिक इसके अंदर है। सैनिटेशन, सैनिटेशन का मतलब आपकी साफ़ सफाई से, शौचालय से, बाथरूम से, इन सब से जुड़ी हुई जो सुविधाएं हैं वो बेहतर होनी चाहिए। और ये तो खैर 2014 से लेकर के अब तक जब से सरकार है तब से इनका जो जोर है वो सफाई पर है। तो सैनिटेशन जो है उस पर खास जोर दिया गया है। तो ये 3 घटक है, इन तीनों को मिला करके HDI बनता है। अब फिर से वो सवाल आया जो सवाल PQLI में था कि HDI का घटक कैसे बनता है, उसकी वैल्यू कितने से कितने तक होती है, तो वो सब चीज़ें आ गई फिर से। तो फिर आपके सामने आ रहा है कि HDI की जो मुख्य बातें हैं या रचना भी कह सकते हो कि HDI का मूल्य 0 से 1 के बीच होता है। तो सेम चीज़ PQLI की तरह से, जैसे वहाँ पर हर घटक को वैल्यू मिलती थी 100 की, यहाँ पे हर घटक को वैल्यू मिलेगी 1 की, 1 की। और उसके हिसाब से जिस देश का HDI अंक ऊंचा हो उस देश का विकास ज़्यादा है, ऐसा आप कह सकते हो। थोड़ा मैं इसके ऊपर समझा दूँ आपको, इससे पहले जो कुछ किताब में भी नहीं है शायद, वो ये था कि 3 घटक है, तीनों को 0 से 1 का जो है मूल्य दिया गया और उसके हिसाब से मूल्य प्राप्त किया गया, फिर तीनों को जोड़ा गया, जो मूल्य मिला उसको 3 से फिर भाग दिया गया। इस तरह से HDI जो है वो प्राप्त होता है। और फिर जो प्राप्त मूल्य है वो अगर 1 के पास है तो देश का विकास जो है वो ऊंचा होगा, वो ज़्यादा होगा, और अगर वो 0 के पास है तो फिर वो 1 से दूर है। अगर आप 0 के पास हो तो फिर 1 से दूर हो, और 1 से दूर हो तो विकास दर नीचा होगा। 1 के पास हो तो ऊंचा, 0 के पास हो तो विकास दर नीचा, जैसे वहाँ 100 और 0 था। अब ये चीज़ IMP आ रही कि भारत कहाँ पर है। हम हमेशा 3 लोगों को खास देखते हैं, टॉप पे कौन है, जैसे स्कूल में आता है रिजल्ट, तो सबसे फर्स्ट किसका आया, मेरा कितना आया, और सबसे आखिरी में कौन आया। यहाँ भी आपको 3 ध्यान देना है कि HDI के हिसाब से 2014 में या 15 में, कई बार 15 ही कहा जाता है इसको, 14-15 के हिसाब से, तो 2014 में कुल 188 देशों को का HDI अंक प्राप्त किया गया, 188 में सबसे नंबर 1 पे कौन आया, तो 0.944, अगर परसेंटेज में कहो तो 94.4% अंक के साथ में प्रथम नंबर पे आया नॉर्वे। और नॉर्वे इसीलिए आज के समय में दुनिया का सबसे सुखी देश माना जाता है। नॉर्वे प्रथम स्थान पे आया। हम कहाँ पे आए, अब बात हमारी है, फर्स्ट, हम और लास्ट, ये 3 याद रखना आपको। हम 0.609 अर्थात फर्स्ट क्लास तो आ गए, 0.609 अंक के साथ। और ये कितने में से, ये 1 में से, 1 में से हमको 0.60 अर्थात 100 में से बात करो तो 60 या फिर 61% अंक प्राप्त हुआ। और हमारा रैंक कौन सा था, 188 देश में से हमारा रैंक था 130वां, अर्थात 129 देश आर्थिक विकास में हमसे आगे थे, हम बहुत पीछे। तो 130वें क्रम पर भारत है। और सबसे आखिरी में जो देश है वो है अफ्रीका महाद्वीप का नाइजीरिया। ये तीनों आप याद रखिएगा, ये तीनों आपके एग्जाम में एक नंबर में आ सकता है। और कितने अंक, 0.348, 34.8, पासिंग मार्क्स तो है, तो 0.348 अंक के साथ में नाइजीरिया जो है वो अंतिम स्थान पर आया। प्रथम स्थान पर नॉर्वे, 130वें स्थान पर हम, और आखिरी स्थान पर नाइजीरिया। तो इस तरह से ये 3 देश यहाँ पे अस्तित्व में आए। 3 देश का जो अंक है वो आपको बता दिया गया। अब इससे थोड़ा सा और आगे, मानव विकास के अनुसार, HDI के अनुसार विकास की दृष्टि से देशों को कितने भागों में बांटा गया, ये भी एक IMP टॉपिक है। तो देशों को बांटा गया विकास के हिसाब से 4 भागों। पहला भाग आपके सामने है
सबसे ऊंचे विकास वाले देश, जिसमें कितने देश लिए 188 में से 1 से 49, और उनका औसत जो था HDI का वो 0.89, मतलब टॉप के जो विद्यार्थी थे 149, उनका एवरेज अंक कितना, तो यहाँ पे दिखा 89%। टॉप के 1 से 49 जो सबसे ज़्यादा विकसित देश हैं, उसमें क्या हम लोग थे? उसमें हम लोग नहीं थे, उसमें भारत नहीं था, क्योंकि भारत कौन से क्रम पे था? 130वें पे। देखिए भारत कहाँ पे आता है। दूसरा, अधिक मानव विकास वाले देश, जो इनका रैंक 50 से 105 के बीच में था, और जिनका औसत एवरेज जो था HDI का वो 0.735 था, वो हुए दूसरी कैटेगरी में, जिसको कहा गया अधिक मानव विकास। एक ज़्यादा और एक बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा वाले हमने देख लिए, अब ये ज़्यादा वाले, अधिक वाले। तीसरा आ गया हमारा वाला, जिसमें हम होंगे मध्यम मानव विकास वाले देश, और वो है 106 से 143 रैंक वाले, और उनकी एवरेज कितनी है? जितना हमारा है लगभग उतनी एवरेज है उनकी, 0.614। हमारा कितना था? 0.609, और ये हो गया औसत 0.614, मध्यम मानव विकास वाले देश। और चौथा आखिरी नीचे विकास वाले देश, उनका रैंक है 144 से 188। आप सोचिए कि हम 130वें पे थे, 14 नंबर और हम पीछे होते तो हम सबसे आखिरी वाली कैटेगरी में आ जाते, तो फिलहाल हम बच गए। और नीचे मानव विकास वाले देश 144 से आखिरी 188 तक, और उनका एवरेज था 0.493, मतलब 50% के आसपास। तो इस तरह से 4, मैं फिर से स्टेप थोड़ा सा रिवर्स कर लूँ, नीचे, मध्यम, अधिक और सबसे अधिक। नीचे मध्यम अधिक तो याद रहेगा आपको, कम मध्यम अधिक, और चौथा क्या है? सबसे अधिक। तो इस तरह से ये 4 पार्ट के अंदर देशों को बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं। मानव विकास की रिपोर्ट से क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष वही जो मैंने बताया आपको, टॉप के देशों की बात। नॉर्वे आ गया, दिमाग में होना चाहिए। नॉर्वे कौन है? मानव विकास के अंक की दृष्टि से नंबर 1 पर। ये आपको लिखना है, मैंने लिखा नहीं, आप समझा देना। भारत कहाँ पे था? भारत 130वें क्रम पर, कितने अंक के साथ? 0.609। और सबसे आखिरी पे कौन था? सबसे आखिर में नाइजीरिया। देख सकते हो ये पूरा रैंक आ गया, गोल्ड मेडल और ये ब्रॉन्ज मेडल और ये सिल्वर और ब्रॉन्ज। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, 3 भाग में आपको ये तीनों एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, और जब ये किताब में आप लिखोगे तो विस्तार से लिखना है आपको। अब हम आ रहे हैं आखिरी पोर्शन पर, मानव विकास अंक का महत्व क्या है, मानव विकास अंक की मर्यादा क्या है। महत्व, फिर से एक अच्छा महत्व ये है कि अभी तक हम लोगों ने राष्ट्रीय आय या फिर जो राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति है, इसमें हमने आंकड़ों की बात की थी, लोगों की जेब में पैसा आता है पहले से ज़्यादा, उसकी बात की थी। पर इसके अंदर आपने समाज के कल्याण की बात भी की है, क्योंकि हमने बात की है लोगों के ऊंचे जीवन स्तर की। तो ये एक इसकी अच्छी बात है, ये इसका सकारात्मक पासा है इसका। और क्या है? हमने ये माना है कि आर्थिक विकास मतलब पैसा जो है वो साधन है, लेकिन सुख किससे मिलता है? सुख मिलता है उस पैसे से साधन खरीद करके, शुद्ध पीने का पानी खरीद करके, अनाज खरीद करके, मनोरंजन के साधन खरीद करके, AC पंखा कूलर खरीद करके। तो आर्थिक विकास साधन है, और उस आर्थिक जो हमारे पास साधन है उसकी मदद से हम सुविधाएं प्राप्त करके आखिर में पाना क्या चाहते हैं? आखिर में हम पाना चाहते हैं सुख। तो वो यहाँ बताया गया है। तीसरा है HDI का ख्याल प्रगतिशील है। आप आगे बढ़ते हो वैसे वैसे HDI का ख्याल जो है आपका इंडेक्स बढ़ाता रहता है, तो प्रगतिशील डायनेमिक है, बदलता रहता है, तो अच्छा है। नेक्स्ट ये सूत्र याद रखिएगा आप, ये एग्जाम में आता है सूत्र कई बार, कि सही प्रगति क्या होती है। तो क्या खाली आर्थिक प्रगति सही है? तो जवाब है नहीं। क्या सामाजिक प्रगति खाली सही है? तो जवाब है नहीं। तो सही क्या है? सही है दोनों का योग। आपके पास पहले से अधिक साधन भी आने चाहिए, और साथ साथ में आपकी सोच, जो दिमाग में कूड़ा भरा हुआ है, भेदभाव है, स्त्रियों के प्रति अनादर है, ये सब भी कम होना चाहिए। तो आर्थिक प्रगति और सामाजिक प्रगति, ये दोनों मिलाकर के बनती है सही प्रगति। ये स्लोगन या सूत्र आपको याद रखना है, एग्जाम में आता है कई बार। नेक्स्ट है HDI का शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ सीधा संबंध है। संबंध सीधा मतलब अगर शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ेंगी तो HDI बढ़ेगा, या फिर अगर देश के अंदर HDI बढ़ रहा है
तो आप ऐसा कह सकते हो कि देश के लोग अधिक शिक्षित हो रहे हैं या फिर अधिक स्वस्थ हो रहे हैं। ये दोनों चीज़ें लागू पड़ती है, तो ये भी एक इसकी अच्छाई है, सही बात है। नेक्स्ट है विकास की असमानता का ख्याल प्राप्त करके पिछड़े क्षेत्र का, हाँ ये थोड़ा समझिएगा, मैं समझाता हूँ आपको। ये आप इस तरह से अंक प्राप्त करके तीनों का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का या जीवन स्तर का, ये हम आंकड़ा प्राप्त करते हैं और फिर हमें पता चलता है कि जैसे क्या होता है एग्ज़ाम के अंदर आपके पास मार्क्स आते हैं तो आप देखते हैं कि आपका इक्को में, बीओ में, अकाउंट में इतने इतने नंबर आए, फिर पता चलता है कि हाँ इक्को में कम आए, तो क्या होगा, फिर आप बोलोगे नहीं अब मुझे इक्को पे खास ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर की बात होती है तो आंकड़े इकट्ठे होते हैं। उस आंकड़ों में कोई जो आंकड़ा कम होता है तो देश सोचता है कि हाँ हो सकता है कि हम शिक्षा के मामले में पीछे हैं, तो हमें अब शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो पिछड़ा क्षेत्र है उस पर खास ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया सकारात्मक बातें। और आखिरी मुद्दा, बिल्कुल एकदम आखिरी पेज ही आपका जो है वो आ गया है कि HDI के सिद्धांत में कितनी मर्यादाएं हैं। तो फिर से मैंने कहा था, याद रखिएगा मर्यादा क्या है। टोटल आपके पास 10 निर्देशक, 10 घटक थे। जीवन की भौतिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए 10 चीज़ें जरूरी थी, पर इसमें भी कितने लिए आपने, इसमें भी 3 लिए। तो ये मर्यादा PQLI की सेम मर्यादा है, वहाँ भी 3 लिए गए थे और यहाँ भी 3 लिए गए। कितने छूट गए, यहाँ भी काफ़ी छूट गए। फिर वो मर्यादा यहाँ भी रिपीट हो रही है कि इसमें आपने तीनों चीज़ों को, शिक्षा को और जीवन स्तर को, इन सब चीज़ों को आपने समान महत्व दिया है। पर बार बार कहा जा रहा है कि अपेक्षित आयुष्य और जीवन स्तर, स्वास्थ्य की सुविधाएं, उनका महत्व किसी के भी जीवन में शिक्षा से ज़्यादा है। तो समान महत्व नहीं दे सकते। आपको ये करना चाहिए था कि स्वास्थ्य को अधिक मार्क्स देते, अधिक महत्व देते, शिक्षा को उसकी तुलना में कम महत्व देते। पर यहाँ पे सबको समान गिन लिया गया है। जैसे कि आपके घर के अंदर आटे का डब्बा खाली है और AC भी चाहिए आपको, तो क्या आप आटे के डब्बे के को कुर्बान करके आप AC लेके आओगे, भूखी पेट AC में रहोगे? नहीं रहेंगे ना, समान महत्व नहीं है। रोटी का और AC का समान महत्व नहीं है, रोटी का महत्व ज़्यादा है। तो उसी तरह से स्वास्थ्य का महत्व ज़्यादा है, शिक्षा का महत्व कम है, पर इसके अंदर तीनों को समान महत्व दिया गया, तीनों को एक ही नंबर दिया गया, तो जो सही नहीं। और ये आखिरी है मर्यादा कि इसके अंदर सिर्फ तुलनात्मक अध्ययन भी 2 तरह के होते हैं, एक तुलनात्मक और दूसरा वास्तविक। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि मुकेश अंबानी जो है वो गरीब है, तो आपको हंसी आएगी। पर मैं कहूँ कि मुकेश अंबानी जो है वो बिल गेट्स की तुलना में गरीब है, तब क्या होगा? तो बोलोगे अच्छा ऐसी गरीबी की बात कर रहे हो, पर क्या वो गरीबी सही गरीबी है? वो गरीबी सही गरीबी नहीं है, वो तुलनात्मक गरीबी है और वो सही चीज़ दिखाती नहीं है। HDI क्या करती है? HDI 2 देशों में इसी तरह का जो अध्ययन है वो करती है, लेकिन वास्तव में देश के अंदर लोग भूख से मर रहे हैं, शिक्षा नहीं मिल रही है, उसका अध्ययन, हर व्यक्ति का इंडिविजुअल अध्ययन वहाँ पर नहीं हो पाता। जैसे कि 2 देश हैं कि एक देश जो है उसके अंदर साक्षरता का प्रमाण जो है वो 10% है, हमारे यहाँ पे 12% है, तो हम बोलेंगे अरे उनसे बेहतर हो गए। अरे पर बेहतर कहाँ हुए? 12% में बेहतर तो होता नहीं। तो HDI के अंदर सापेक्ष प्रगति जो है वो दर्शाई गई है, पर दिखानी क्या थी? निरपेक्ष प्रगति का अध्ययन होना चाहिए था, जो वहाँ पर नहीं हुआ है। चैप्टर अब ख़त्म हो गया है। कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो किताब में भी दिए लास्ट में, आप देख लीजिएगा, और मैंने यहाँ भी लिख दिए हैं जो कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, बोर्ड के अंदर भी, इसलिए मैं लिखे यहाँ पर कि GDI क्या है? जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। जेंडर मतलब लिंग भेद जो है उसके बारे में बात की, स्त्री पुरुष जो समानता है उसकी बात, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। TEI टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट इंडेक्स, आपने जो भी तकनीकी के अंदर अचीवमेंट हासिल की है उसके बारे में भी सूचकांक बनता है, और ये सब लगभग इसी तरह बनते हैं, जो जैसे बनता है HDI PQLI उसी तरह से इनका भी निर्माण होता है। HPI ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, मानव की गरीबी का आंक इंडेक्स। HCI ह्यूमन कंज्यूमर इंडेक्स, मानव जो उपभोग करता है, कंज्यूम करता है, उसके बारे में अंक बनाया गया है। तो इस तरह से ये हो गया आपका चैप्टर ख़त्म। यहाँ पर बहुत जल्दी हम लोग चैप्टर 3 शुरू करेंगे। चैप्टर 3 शुरू करने के पहले आपको MCQ जो है वो अगर समय मिला मुझे तो मैं लिख के भेज दूंगा, अदरवाइज़ आप चैप्टर पढ़ के सब चीज़ को तैयार कर लेना अपने हिसाब से, क्योंकि समय कम है और ये
जो मंथ एंड है इसमें ही आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।